नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ज्ञानो स्पेयर एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो तक हमने रैम और रोम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में हम रैम मेमोरी से आगे बढ़ेंगे और कंप्यूटर के अंदर जो और भी अलग अलग प्रकार की मेमोरीज प्रयोग में लाई जाती हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो कल तक हमने रैम तक जानकारी प्राप्त की थी। रैम दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम के कुछ और पार्ट होते हैं जो मैं आज आपको बता के फिर अपन केस मेमोरी और सीपीयू का आज थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से पढ़ना है। तो डायनेमिक जो रैम है, मैंने आपको बताया था कि डायनेमिक जो रैम होती है वो अपने आप को बार बार रिफ्रेश करती है और स्टैटिक रैम होती है उसमें रिफ्रेश सर्किट नहीं होता है, वो बार बार अपने को रिफ्रेश नहीं करती है। इसीलिए स्टैटिक रैम है वो डायनेमिक रैम की तुलना में तेज़ होती है, लेकिन फिर भी अधिकतर जो उपयोग किया जाता है वो डायनेमिक रैम का ही उपयोग किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि ये कंपेरेटिवली सस्ती है और जो सामान्य जनरल पर्पज़ के लिए इसका उपयोग, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब अपन डिवाइसेज डिजिटल डिवाइसेज का जो यूज़ करते हैं वो सामान्य पर्पज़ के लिए ज़्यादा करते हैं, तो सामान्य पर्पज़ के लिए डायनेमिक रैम का उपयोग है वो बहुतायत में किया जाता है। डायनेमिक रैम के कुछ टाइप मैं आपको बता देता हूँ। तो डायनेमिक रैम के अगर अपन टाइप देखें तो DDR फर्स्ट, DDR की फुल फॉर्म है डबल डेटा रेट। DDR फर्स्ट, ऐसे ही DDR सेकंड। ये अलग अलग वर्जन है डायनेमिक रैम के। जो समय समय पर डायनेमिक रैम को अपडेट किया गया था या अपग्रेड किया गया था, वो अलग अलग जितने भी वर्जन आए थे उन वर्जन्स के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद में, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो डबल डेटा रेट है। बहुत बार फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है, तो डबल डेटा रेट, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, फिर जो आई थी वो DDR थर्ड आई थी, उसके बाद DDR फोर और DDR फाइव। DDR फाइव जो लॉन्च हुई थी वो 2020 में लॉन्च हुई थी और ये लेटेस्ट वर्जन है। अगर रैम के डायनेमिक रैम का अगर अपन लेटेस्ट वर्जन देखें तो DDR फिफ्थ है। तो ये डायनेमिक रैम के वर्जन मैंने आपको बताया, DDR फर्स्ट, DDR सेकंड, थर्ड, फोर और फिफ्थ। DDR फर्स्ट से लेकर DDR थर्ड तक जो यूज़ में ली जाती है वो जनरल पर्पज़ के लिए यूज़ में ली जाती हैं। ज़्यादातर जो DDR यूज़ में आती है वो जनरल पर्पज़ के लिए है, सामान्य कार्यों के लिए उपयोग में आती है। और DDR फोर्थ और जो फिफ्थ है, ये दोनों जो DDR उपयोग में लाई जाती हैं, ये गेमिंग और AI के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। गेमिंग आप लोग जानते हो, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनरल इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है कि जिस तरह से मानव लोग या प्राणी जंतु लोग जो अपने दिमाग का उपयोग करके अलग अलग क्रियाओं को अंजाम देते हैं, तो मशीन को एक मानवीय रूप देने की कोशिश की जाती है, उसमें ऐसी बुद्धि डालने का प्रयास किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा के अंदर कंप्यूटर की और IT की वो शाखा जिसके अंतर्गत मशीन के अंदर जो मानव है उसकी बुद्धि, कहने का मतलब कि उसकी बिल्कुल जो मशीन है वो भी एक मानव की तरह व्यवहार करने लग जाए, मानव की तरह सोचने लग जाए, समझने लग जाए, ऐसी बुद्धिमत्ता विकसित करने का प्रयास किया जाता है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। तो गेमिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में DDR फोर और DDR फाइव का उपयोग किया जाता है। DDR फर्स्ट, DDR सेकंड और DDR थर्ड के अंदर DDR फर्स्ट, DDR सेकंड और DDR थर्ड में सामान्य कार्यों के लिए ये जो तीनों रैम है वो उपयोग में लाई जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे।
डायनेमिक रैम के बाद में जो अगली मेमोरी आती है वो है केस मेमोरी। केस मेमोरी के बारे में मैं आपको जनरल जानकारी दे देता हूँ। केस मेमोरी का उपयोग जो कंप्यूटर की रैम होती है, कंप्यूटर को जो अस्थायी स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है वो रैम होती है, और सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का वो सबसे तेज़ वर्क करने वाला उपकरण है। रैम है वो सीपीयू जितनी तेज़ नहीं होती है। तो सीपीयू और रैम के अंदर जो स्पीड का डिफरेंस है, उस स्पीड के डिफरेंस को कम करने के लिए सीपीयू और रैम के बीच में एक मेमोरी यूज में ली जाती है, एक फास्ट स्पीड मेमोरी यूज में ली जाती है, जिसको केस मेमोरी कहा जाता है। तो हम केस मेमोरी के बारे में अब अपने इस क्लास में अध्ययन करेंगे। तो रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो एक लाइन, रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए सीपीयू व रैम के बीच एक विशेष मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसे केस मेमोरी कहा जाता है। तो ये केस मेमोरी की एक जनरल डेफिनेशन है कि रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए सीपीयू और रैम के बीच एक विशेष मेमोरी का उपयोग किया जाता है, जिसे केस मेमोरी कहा जाता है। अब ये जितना भी मैंने आपको परिभाषा बताया, ये थ्योरेटिकल रूप में बताया है। थोड़ा सा मैं इसका कन्फिग्रेशन करके, जिस तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका है कि कंप्यूटर के अंदर एक केस मेमोरी है, कहाँ लगी हुई होती है, किस तरह से ये वर्क करती है, और किस तरह से ये जो कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड है उसको इंक्रीज कर देती है, इसके लिए मैं आपको एक कन्फिग्रेशन की कार्य प्रणाली इसके अंदर बताता हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से। उसको आपको ध्यान से समझना है। मैंने आपको समझाया था पिछली क्लासों में भी कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मेनली दो ही चीज़ें होती हैं, एक तो प्राइमरी मेमोरी होती है और दूसरी जो होती है वो होता है सीपीयू। तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसकी स्पीड कम होती है, और सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है, स्पीड का मतलब यहां पे है प्रोसेसिंग स्पीड से। प्राइमरी मेमोरी जो होती है, प्राइमरी मेमोरी का मतलब अपने को मेनली, वैसे प्राइमरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, रैम और रोम, लेकिन यहाँ पे अपने को प्राइमरी मेमोरी का मतलब रैम से लगाना है। इसकी स्पीड कम होती है, प्रोसेसिंग की स्पीड रैम की कम होती है। सीपीयू की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो ज़्यादा होती है। प्रोसेसिंग स्पीड जो सीपीयू की है वो अधिक होती है। तो इन दोनों के बीच में जो एक गैप है, स्पीड का जो गैप है, उसको कम करने के लिए एक मेमोरी बीच में फिक्स कर दी जाती है। उस मेमोरी को केस मेमोरी कहा जाता है। अगर अपन प्रैक्टिकल रूप में परिभाषा देखें तो जो मैंने आपको थ्योरेटिकल अभी भी 2-3 लाइनें लिखवाई थी, उसकी प्रैक्टिकल जो डेफिनेशन है वो ये हो जाएगी कि रैम और सीपीयू के बीच में रैम की स्पीड को बढ़ाने के लिए एक मेमोरी यूज में ली जाती है, जिसको केस मेमोरी कहा जाता है। इसके अलावा और अगर डिटेल में मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन करके मैं आपको बताता हूं। जैसे इधर अपना स्टोरेज है, स्टोरेज के रूप में मैं मान लेता हूं हार्ड डिस्क। इसके अलावा यहाँ पे एक मेमोरी लगाई जाती है
आजकल हार्ड डिस्क के साथ जो कंप्यूटर सिस्टम आता है, जो प्रोसेसर आता है, अपना सीपीयू आता है, उसके साथ एक मेमोरी और दी जाती है। मेन तौर पे एसएसडी मेमोरी होती है, एक छोटी एसएसडी मेमोरी और लगाई जाती है कंप्यूटर के अंदर, जिसको एक बफर के रूप में उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा इसके बाद में यहाँ पे रैम होती है, प्राइमरी मेमोरी का जो पार्ट है मैंने आपको बताया है। उसके बाद और आगे अगर अपन बढ़ें, ये एसएसडी मेमोरी है, इसके साथ लगाई जाती है हार्ड डिस्क के साथ। रैम है, रैम के बाद में यहाँ पे सीपीयू स्थित होता है। सीपीयू की स्पीड जैसा कि मैंने आपको बताया कि तेज होती है, रैम की स्पीड उतनी तेज नहीं होती है। तो रैम और सीपीयू के बीच में ही एक मेमोरी लगा दी जाती है, ये भी एज ए बफर ही होती है। प्रोसेसिंग में इसका योगदान नहीं होता है, एज ए बफर। बफर का मतलब है कि एडिशनल मेमोरी के रूप में लगाया जाता है, जिससे कि जो अपना सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी स्पीड को इंक्रीज किया जा सके। तो सीपीयू के बीच में ये बफर लगाया जाता है, यहाँ पे भी एक बफर होता है। इस बफर को यहाँ पे कैश मेमोरी कहते हैं। एसएसडी एज ए बफर के रूप में काम करती है, हार्ड डिस्क और रैम के रूप में, और सीपीयू और रैम के बीच में जो बफर के रूप में काम करती है वो कैश मेमोरी होती है। तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, सारी चीज़ें इस तरह से इसमें संपन्न होती हैं। अब इसमें मेनली होता क्या है कि सीपीयू के पास अगर डेटा नहीं है तो वो कहाँ से उठाएगा? कैश मेमोरी से उठाएगा। कैश मेमोरी में अगर डेटा नहीं मिलता है तो वो रैम से उठाता है। रैम में अगर डेटा नहीं है तो एसएसडी मेमोरी से उठाया जाता है, और एसएसडी मेमोरी में अगर डेटा नहीं है तो हार्ड डिस्क से उठाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर सीपीयू को यहाँ से यहाँ तक जाना पड़ेगा तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो ज़्यादा जो फास्ट स्पीड का जो सीपीयू है उसका कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये कैश मेमोरी वगैरह लगाई जाती है। तो जैसे ही ये, और कैश मेमोरी के अंदर कौन से डेटा होते हैं? मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा। मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा है वो कैश मेमोरी में रखे हुए होते हैं। मोस्ट फ्रीक्वेंटली का मतलब है बार बार काम में आने वाले जो डेटा है वो कैश मेमोरी में रखे हुए होते हैं। जैसे कि अपन व्हाट्सएप के ऊपर अगर किसी को मैसेज भेजते हैं, कुछ भी टाइप करते हैं, तो हम वर्ड को पूरा टाइप नहीं करके एक या दो अल्फ़ाबेट हम टाइप करते हैं। एक या दो अल्फ़ाबेट लिखते ही क्या होता है कि आगे का जो वर्ड है वो अपने को उसमें नज़र आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, कैश मेमोरी के अंदर जो वर्ड पड़ा हुआ होता है, बहुत सारे वर्ड उसके अंदर मिलते हैं, उनमें से जो अपने लिए सूटेबल वर्ड है वो चूज करके अपन उस मैसेज में लिख देते हैं। तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल कैश मेमोरी की है, और इसीलिए कैश मेमोरी का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही जब अपन हार्ड डिस्क से डेटा आता है, तो हार्ड डिस्क से जब डेटा आता है तो वो डायरेक्ट सीपीयू के अंदर स्टोर नहीं होता है। सीपीयू के अंदर भी बहुत सारी मेमोरीज लगी हुई होती हैं। उसका मैं आपको एक और जो फ्लो चार्ट है वो बना के पूरा बताता हूँ, जिससे आपको और समझ में आए। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीपीयू के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है। तो जो सीपीयू होता है उसके अंदर होता है, पिछले वीडियो में मैंने थोड़ा बहुत आपको कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ मैं और आपको बता देता हूँ। सीपीयू के अंदर होता है रजिस्टर। तो रजिस्टर जो होता है उसके अंदर 8 बिट डेटा स्टोर हो सकता है। 8 बिट डेटा उसमें स्टोर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो उसके अंदर 0 1 0 1 इस तरह से, और अलग अलग टाइप के रजिस्टर होते हैं। कोई 8 बिट का रजिस्टर होता है, कोई 16 बिट का रजिस्टर होता है, कोई 32 का होता है, कोई 64 बिट का होता है। तो इसमें रजिस्टर लगे हुए होते हैं सीपीयू के अंदर। ये पूरा सीपीयू का स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। रजिस्टर के अलावा इसके अंदर होता है L1 कैश, जो कैश मेमोरी अपन पढ़ रहे हैं उसी का टाइप है, L1 कैश और L2 कैश। इसके अलावा इसके अंदर होता है ALU और CU। ALU की जो फुल फॉर्म है वो है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट,
और एक सीयू होता है इसके अंदर। सीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। तो ये सारी चीज़ें एक सीपीयू के अंदर पाई जाती हैं। रजिस्टर होता है मेन जो चीज़ें पाई जाती हैं। ऐसे तो बहुत सारी डिवाइसेज एक सीपीयू के अंदर होती हैं, मदरबोर्ड भी होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई भी होती है, डायोड्स वगैरह खूब सारे लगे हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन मेन जो चीज़ें उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रजिस्टर है, ये सारी जो चीज़ें, रजिस्टर भी एक मेमोरी। अगर क्वेश्चन आ जाए कि रजिस्टर क्या है, तो रजिस्टर क्या है, एक मेमोरी है, लेकिन छोटी मेमोरी होती है। छोटी मेमोरी का मतलब 8 बिट रजिस्टर हो गया, 16 बिट रजिस्टर हो गया, 32 बिट रजिस्टर हो गया, 64 बिट रजिस्टर हो गया। तो इस तरह से एक छोटी मेमोरी है। तो जो सीपीयू जो सबसे पहले अगर डेटा उठाता है, ये पूरा सीपीयू है। अगर सीपीयू कहीं से सबसे पहले डेटा उठाएगा तो वो रजिस्टर से उठाएगा। रजिस्टर में अगर डेटा बाई चांस नहीं मिलता है तो L1 केस से उठाएगा, L1 केस में नहीं मिलता है तो L2 केस से उठाता है। इस तरह से डेटा उठाया जाता है। ALU और CU जो दो हैं, उसके अंदर ALU के अंदर अर्थमेटिक और लॉजिकल गणना की जाती है, CU के अंदर कंट्रोलिंग का कार्य किया जाता है। बाकी ये कोई मेमोरी नहीं है, इनके अंदर सिर्फ कंट्रोलिंग का और अर्थमेटिक और लॉजिकल यूनिट, कहने का मतलब अंकगणितीय और तार्किक गणनाओं के लिए ये सेक्शन है, ये कंट्रोलिंग के लिए है ये सेक्शन। बाकी ये मेमोरी होती है L1 और L2, ये भी मेमोरी होती है। जैसा मैंने आपको बताया, अगर CPU को डेटा चाहिए तो वो सबसे पहले रजिस्टर में देखेगा। रजिस्टर में अगर नहीं मिलता है तो L1 केस में देखेगा, L1 केस में नहीं मिलता है तो L2 केस में देखेगा। इस तरह से ये CPU का मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक स्ट्रक्चर बताया है। अब मैं आपको ये जो CPU है, CPU, रैम और जो आपकी हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज है, इनके बीच में डेटा का जो आवागमन है वो कैसे होता है, उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताता हूँ। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे स्टोरेज होती है, हार्ड डिस्क, HDD में शॉर्ट में लिख देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पे एक SSD मेमोरी लगी हुई होती है, जो कि एक बफर का काम करती है, एडिशनल मेमोरी का काम करती है, जिससे स्पीड बढ़ जाए। इसके बाद में यहाँ पे रैम लगी हुई होती है। रैम के बाद इधर जो लगा हुआ होता है, यहाँ पे CPU होता है, और CPU के अंदर अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्टर होता है। रजिस्टर के अलावा मैंने आपको बताया यहाँ पे L1 केस होती है, यहाँ पे L2 केस होती है, और ALU और CU के बारे में मैंने आपको बताया। इस तरह से ये होता है। इसके बाद जो कैश मेमोरी है, वो एक तीसरी कैश मेमोरी इसके अंदर और लगाई जाती है। दो जो कैश मेमोरी होती है वो CPU के अंदर ही होती है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, L1 और L2 के CPU के अंदर ही लगी हुई होती है, जो कि CPU की स्पीड बढ़ाने का काम करती है, और जो मोस्ट फ्रिक्वेंट डेटा है उसको ये ले जाने का काम करती है। मोस्ट फ्रिक्वेंट का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा अच्छे से, पहले ये कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। इसके बाद में एक मेमोरी और लगाई जाती है जो L3 केस के नाम से आती है। ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है, ज़्यादा पुराना वर्जन नहीं है। इसको L3 केस कहा जाता है। ये CPU से बाहर होती है। CPU से बाहर होने का मतलब है कि जो प्रोसेसर है, प्रोसेसर से थोड़ा हटके होती है, होती मदरबोर्ड के ऊपर ही, लेकिन CPU के अंदर इसको नहीं माना जाता। दो जो केस होती है, L1 केस और L2 केस, ये CPU के अंदर होती है, लेकिन L3 जो होती है वो केस थोड़ी सी अलग होती है इसके अंदर। तो L3 केस मैंने लिखा, रैम, SSD और स्टोरेज हार्ड डिस्क की, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब इसके अंदर होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर में देखेगा, L1 में देखेगा, L1 में नहीं मिला L2 में देखेगा, L3 में देखेगा, फिर रैम में डेटा को देखा जाएगा, रैम में नहीं है तो SSD में देखा जाएगा, और SSD में भी, बफर में भी अगर डेटा नहीं है तब जाके उसको स्टोरेज के अंदर देखा जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इसमें स्पीड का कंपैरिजन भी बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा तेज़ है, तो वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसमें आप सबको ध्यान देना है बोर्ड के ऊपर कि सबसे तेज जो होता है वो रजिस्टर होता है। रजिस्टर के तेज होने का कारण है, रजिस्टर इसलिए तेज है क्योंकि ये CPU में सबसे पास है। CPU सबसे पहले रजिस्टर के अंदर ही डेटा को ढूंढता है।
लेकिन फिर अब आपको ये लगेगा कि जब रजिस्टर इतने ज़्यादा मौजूद है तो L1, L2 और L3 केस का उपयोग क्यों किया गया? उसका उपयोग इसलिए किया गया क्योंकि रजिस्टर एक छोटी मेमोरी होती है। अगर रजिस्टर से बड़ा डेटा है तो फिर वो L1 केस के अंदर उसको स्टोर करके रखा जाता है, उससे बड़ा डेटा है तो L2 में, और इन सबसे बड़ा डेटा है तो L3 केस में उसको स्टोर करके रखा जाता है। और इनसे भी और ज़्यादा बड़ा डेटा है तो वो L3 केस में फिर रैम के अंदर रखा जाता है। फिर आपकी SSD बफर मेमोरी भी एक आने लग गई है, एक छोटी SSD और डाल के दी जाती है हार्ड डिस्क के साथ। और उससे भी बड़ा डेटा है तो फिर अपनी स्टोरेज भी है, तो उसमें से भी अपन डेटा को ले सकते हैं। तो सबसे तेज़ स्पीड कौन सी मेमोरी की है? तो मैं सारी मेमोरी 1 बाय 1 लिख रहा हूँ। रजिस्टर सबसे तेज़ है, सबसे तेज़ इसलिए क्योंकि सबसे पास में है CPU के। उसके बाद में जो स्पीड होती है वो L1 केस की होती है, L1 केस ग्रेटर देन L2 केस, इससे कम L2 केस की होती है। फिर L3 केस, क्योंकि इसमें क्या है, जो दूरी है वो बढ़ रही है। कहने का मतलब CPU एक तो यहाँ से डेटा उठाता और एक यहाँ से उठाता, दूरी बढ़ने की वजह से जो स्पीड है वो कम होती जाती है। L3 केस है, उसकी स्पीड है वो रैम से ज़्यादा है, और रैम की जो स्पीड है वो बफर या SSD से ज़्यादा है। और सबसे कम जो स्पीड है वो सेकेंडरी स्टोरेज या हार्ड डिस्क की है। इसको सेकेंडरी स्टोरेज SSB में लिख देता हूं। तो पहला नंबर जो जिस मेमोरी का स्पीड के अंदर आता है वो रजिस्टर का आता है। दूसरा नंबर आता है L1 केस का। तीसरा नंबर स्पीड के अंदर ये जो मैंने लिखा है वो स्पीड कंपैरिजन लिखा है, स्पीड कंपैरिजन बिटवीन द मेमोरीज, बिटवीन द मेमोरीज। तो ये स्पीड कंपैरिजन है। चौथा नंबर जो आता है वो L3 केस का आता है। पांचवा रैम का आता है, छठा बफर का आता है, और सातवां जो आता है वो हार्ड डिस्क का आता है। तो ये कंपैरिजन, स्पीड का कंपैरिजन, और एक तरह से अगर कहा जाए स्पीड का कंपैरिजन, और एक तरह से कहा जाए तो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स, तो ये दोनों मैंने साथ साथ आपको बताने की कोशिश की है। यहाँ पे ये है, एक स्टोरेज है, इसको मिटा देता हूँ मैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इतनी सारी केस जो लगाने का रीज़न है, उसका रीज़न सिर्फ एक है कि जो कंप्यूटर सिस्टम की जो स्पीड है उसको किसी भी तरीके से इम्प्रूव किया जा सके। क्योंकि आजकल के जो CPU आ रहे हैं वो अलग अलग कोर के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहले जो CPU आया था वो सिंगल कोर CPU था, सिंगल कोर था। और सिंगल कोर जो CPU सबसे पहला आया था, ये आपको याद रखना है, यहाँ से यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके सिलेबस के हिसाब से। वो था इंटेल 4004, ये 4 बिट का था। और इसके बाद में जो आया था वो इंटेल 8008 था, ये 8 बिट का था। तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो जो प्रोसेसर है वो कई कोर के आते हैं, सिंगल कोर, मल्टी कोर, क्वाड कोर, जिसमें 4 कोर होती है, ओक्टा कोर। मोबाइल के अंदर ही आपको पता है कि ओक्टा कोर प्रोसेसर भी चल रहे हैं। ऐसे ही 16 कोर, 32 कोर, 64 कोर, इस तरह से अलग अलग तरह के CPU मार्केट में उपलब्ध हैं। अब सिंगल कोर, मल्टी कोर जो प्रोसेसर हैं उनका मैं आपको बता देता हूँ। सिंगल कोर और मल्टी कोर में ये डिफरेंस है, जैसे कि मैं हूँ, अगर कपिल सर हैं तो कपिल सर का एक ही माइंड है, और एक बार में अगर देखा जाए तो मेनली मैं एक ही काम कर सकता हूँ। अगर काम कोई बड़ा है तो एक ही काम एक बार में हो सकता है। लेकिन अगर अपन एग्जाम्पल लें रावण का, तो रावण का एग्जाम्पल लें तो रावण के 10 सिर थे, तो उसके 10 दिमाग होने की वजह से वो 10 अलग अलग कार्य एक बार में कर सकता है। तो वैसे ही जो ये ओक्टा कोर प्रोसेसर हैं, ये एक बार में 8 कार्यों को संपन्न करा सकते हैं। क्वाड कोर प्रोसेसर वो एक बार में 4 कार्यों को संपन्न करवा सकते हैं।
ड्यूल कोर है वो एक बार में 2 कार्यों को संपन्न करा सकते हैं, और इनमें अलग अलग कोर्स अवेलेबल होती हैं। कहने का मतलब अगर सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर है तो उसका इंटीग्रेशन इस तरह से किया जाता है, ये सिंगल कोर माइक्रो प्रोसेसर हो गया, तो ये एट ए टाइम उतना ही काम कर पाएगा जितना एक सिंगल कोर कर सकता है। मल्टी कोर, ये सिंगल कोर हो गया। इसके अलावा अगर अपन कोड कोर प्रोसेसर की बात करें तो कोड कोर में जो लेयर है, इसमें एक लेयर है, इसमें 4 लेयर होंगी, और 4 लेयर होने की वजह से ये चौगुना काम कर पाएगा एक बार में। एट ए टाइम की बात होती है इसके अंदर, एट ए टाइम कौन सा प्रोसेसर कितना काम कर सकता है उसके आधार पे। तो ये जो प्रोसेसर हुआ ये हुआ कोड कोर प्रोसेसर। इसको कोड कोर प्रोसेसर भी बोल सकते हैं, कोड कोर प्रोसेसर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कोर्स के अंदर जो प्रोसेसर हैं वो अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा अपन आगे बढ़ते हैं और नई मेमोरी ले लेते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। केस मेमोरी के बाद में आगे जो पार्ट आता है वो आता है वर्चुअल मेमोरी का। तो वर्चुअल मेमोरी के बारे में भी अपन समझेंगे कि वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। जैसा कि केस मेमोरी में मैंने आपको बताया कि केस मेमोरी का उपयोग, अगर मैं कुछ विशेषताएं उससे पहले केस मेमोरी की लिख दूं, तो केस मेमोरी में सबसे पहले आपको याद रखना है सीपीयू की स्पीड को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाई जाती है। उपयोगी। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि मोस्ट फ्रीक्वेंट जो डेटा होता है, जो जिस डेटा की दरकार फ्रीक्वेंटली अपने को होती रहती है, ज़रूरत पड़ती रहती है, वो केस मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा। अगर इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूं तो अपन जब मेडिकल स्टोर के ऊपर दवाइयां लेने जाते हैं तो मेडिकल स्टोर वाला मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज़ में आने वाली दवाइयों को एक बॉक्स के अंदर काट के अलग से रखता है, जिससे अगर कोई भी कस्टमर है वो आए तो वो तुरंत उसको दवाई देकर और उसको वो जल्दी से जल्दी वो अपना काम निपटा सके और ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर को अटेंड कर सके। तो सेम वही जो कॉन्सेप्ट है वो केस मेमोरी का है। वो डिब्बे वाला जो काम है, डिब्बे के अंदर जो दवाइयाँ काट के रखी जाती हैं, जो टेबलेट्स काट के रखी जाती हैं, वही काम सेम केस मेमोरी का है। तो मोस्ट फ्रीक्वेंट डेटा है वो केस मेमोरी के अंदर होता है। इसके अलावा सीपीयू व रैम की स्पीड को मैच कराने में उपयोगी, क्योंकि सीपीयू है वो बहुत फास्ट होता है, प्रोसेसर बहुत फास्ट होता है, रैम है वो धीमी होती है। तो रैम और सीपीयू दोनों का संगम बनाने के लिए भी इस मेमोरी का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो केस मेमोरी से अपन उठा सकते हैं। इसके बाद में अपन बढ़ते हैं वर्चुअल मेमोरी की तरफ। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल के नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि वर्चुअल मेमोरी जो होती है, वर्चुअल का मतलब होता है आभासी। जिस मेमोरी का सिर्फ अपन आभास कर सकते हैं, ऐसी कोई मेमोरी ला के कंप्यूटर के अंदर नहीं लगाई जाती है। नहीं ऐसी कोई मेमोरी, कहने का मतलब है कि मार्केट में अवेलेबल है कि अपन वर्चुअल मेमोरी अगर किसी के पास दुकानदार से खरीद के उसको सिस्टम में लगा दें, ऐसा कुछ नहीं होता है। वर्चुअल मेमोरी है वो सिर्फ आभासी मेमोरी है और उसका सिर्फ आभास किया जाता है, आभासी मेमोरी कहलाती है वर्चुअल मेमोरी। और वर्चुअल मेमोरी का उपयोग इसलिए किया जाता है कि कई बार क्या होता है कि रैम अपने सिस्टम की पूरी फुल होती है और अपने को जो प्रोग्राम प्रोसेस करवाना है या कोई इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करवाना है
वो उस रैम के दायरे से बाहर जा रहा है। तो रैम के दायरे से बाहर जा रहा है उस टाइम पे सिस्टम के अंदर एक ऐसी कॉन्सेप्ट इनबिल्ट ऐसी कॉन्सेप्ट डाली जाती है कि रैम उसको अगर हैंडल करने में सक्षम नहीं भी है तो एक ऐसी कॉन्सेप्ट होती है जिससे जो हार्ड डिस्क होती है अपनी सेकेंडरी स्टोरेज होती है उसके अंदर एक ऐसा ब्लॉक बन जाता है। और वो ब्लॉक उतना होता है, मान लीजिए कि 3 GB अपनी रैम है, सॉरी 4 GB अगर अपनी रैम है और जो डेटा है वो है 4.40 GB का। तो ये जो एडिशनल 0.40 GB की अपने को ज़रूरत पड़ रही है, ये 0.40 GB का जो स्पेस है वो आपके सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर बन जाएगा और उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाएगा। और जो ये सेकेंडरी स्टोरेज है वो बिहेव करने लग जाएगी रैम की तरह, प्राइमरी मेमोरी की तरह, रैम की तरह ये बिहेव करने लग जाएगी। और जो वर्चुअल मेमोरी है उसका एक बॉक्स बन जाएगा, कहने का मतलब एक मेमोरी लोकेशन बन जाएगा। और जो जिसको सिर्फ आभास किया जाता है, ऐसा दिखता नहीं है लेकिन ऐसा स्पेस बनता ज़रूर है जिससे मेमोरी की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी किया जा सके। तो इसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है कि आवश्यकता पड़ने पर अगर आपकी जो रैम है वो फुल हो चुकी है तो सेकेंडरी स्टोरेज का एक निश्चित पार्ट जितने की आवश्यकता है वो भी रैम की तरह ही बिहेव करने लग जाता है, जिसको सिर्फ आभास किया जा सकता है, उसी को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। अब वर्चुअल मेमोरी का थोड़ा सा और मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल मेमोरी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो वर्चुअल मेमोरी की कुछ विशेषताएं मैं आपको बता देता हूँ। पहली है, वर्चुअल मेमोरी एक आभासी मेमोरी है। एक तो ये याद रखना है, ये पॉइंट आपको, एक आभासी मेमोरी है। दूसरा, वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम के फुल होने पर एक्स्ट्रा रैम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा रैम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी के अंतर्गत सेकेंडरी स्टोरेज का कुछ पार्ट वर्चुअल मेमोरी की तरह बिहेव करता है। वर्चुअल मेमोरी की तरह बिहेव करता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं एग्जाम की दृष्टि से। ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी एक आभासी मेमोरी है। वर्चुअल मेमोरी का उपयोग रैम के फुल होने पर एक्स्ट्रा रैम की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए किया जाता है। वर्चुअल मेमोरी के अंतर्गत सेकेंडरी स्टोरेज का कुछ पार्ट वर्चुअल मेमोरी की तरह बिहेव करता है। कहने का मतलब है रैम की तरह बिहेव करता है। वर्चुअल मेमोरी भी लिख सकते हो या रैम की तरह बिहेव करने लग जाता है, ये भी लिख सकते हो। दोनों एक ही बात है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेमोरी ही कहा जाता है। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन प्रणाली है वो बता देता हूँ फ्लो चार्ट के माध्यम से कि किस तरह से ये होती है। जैसे इधर अभी भी मैंने आपको बताया था, इधर सेकेंडरी स्टोरेज रहती है, ये सेकेंडरी स्टोरेज है। इसके इधर मैंने बताया था एसएसडी मेमोरी एज ए बफर लगी हुई होती है। इसके अलावा इधर आपकी रैम होती है। रैम के अलावा इधर आपकी जो कैश मेमोरी है वो लगी हुई रहती है। और कैश में भी कौन सी कैश, L3 कैश। इसके अलावा इधर CPU है। तो CPU के अंदर अगर अपन बात करें तो इधर रजिस्टर रहता है, यहाँ पे आपका ALU और CU रहता है। इधर आपकी L1 और L2 रहती है, L1 कैश और L2 कैश। थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं, L1 कैश और L2 कैश। तो कई बार रैम हर जगह से अपन ने देख लिया L1, L2, L3, लेकिन फिर भी कई बार क्या होती है कि रैम के फुल होने पे, या कहने का मतलब कि स्टोरेज के फुल होने पे अपने को जो आपका सेकेंडरी स्टोरेज है वहाँ पे एक एक्स्ट्रा बॉक्स क्रिएट हो जाता है, जिससे रैम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाता है। मान लीजिए रैम है 4 GB की, तो 4.40 की अगर दरकार है, नीड जो है वो 4.40 GB की है, तो यहाँ पे एक 4.40 GB का 0.40 GB का यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस बन जाता है, जो रैम की तरह ही बिहेव करता है, वर्चुअल रैम एक तरह से। और इस कॉन्सेप्ट को वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है। वैसे मैंने ये वर्चुअल मेमोरी की जो कॉन्सेप्ट है इसको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन एक कंप्यूटर के अंदर किस तरह से ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं उसको समझाने के लिए मैंने आपको बताया है। क्योंकि अगर एसएसडी बफर जो है वो एज ए प्रोसेसिंग काम नहीं करती है, ये आपको याद रखना है कि ये जो केस होती है ये सिर्फ यहाँ से डेटा उठाया जा सकता है, प्रोसेसिंग में ये काम नहीं आती, प्रोसेसिंग में काम नहीं आती है। ये जो बफर है ये भी एक तरह से बफर है, एडिशनल मेमोरी को बफर कहा जाता है। ये भी एडिशनल मेमोरी है, एसएसडी जो आजकल लगी हुई आती है डिवाइसेज के अंदर, ये भी प्रोसेसिंग में काम नहीं आती, प्रोसेसिंग में कार्य नहीं करती। तो इसी वजह से क्या है, रैम के फुल होने पे, क्योंकि रैम जो है वो प्रोसेसिंग में अपना पूरा योगदान देता है, प्रोसेसर ज़रूर करता है, लेकिन उस प्रोसेसर को जो मेमोरी प्रोवाइड करवाता है प्रोसेसिंग के अंदर वो रैम ही प्रोवाइड करवाती है। तो रैम के फुल होने पे जो सेकेंडरी स्टोरेज है उसके अंदर अपने आप ही इतना बड़ा ब्लॉक बन जाएगा एक मेमोरी का, कहने का मतलब इतना मेमोरी स्पेस बन जाएगा अपने आप, जिससे जो 0.40 GB की जो रिक्वायरमेंट है, जो 0.40 GB की जो माइनस में चल रहा है इसको वो कंप्लीट कर देता है, कॉम्पनसेट कर देता है। क्योंकि ये दोनों मेमोरी है वो सिर्फ कहने का मतलब है कि इसमें सिर्फ डेटा स्टोर होता है, प्रोसेसिंग कार्य इसमें नहीं होता है। तो रैम जब फुल होती है तब प्रोसेसिंग ही कर रही होती है, उसी वक्त फुल होती है रैम। कहने का मतलब है अगर आपने एक साथ 20 वीडियो चला दिए और वो जो 20 वीडियोज़ हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वो 4 GB का जो क्राइटेरिया है अगर उससे ऊपर निकल गए हैं, और फिर भी आप देखते हो कि वो जो रैम, कहने का मतलब है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो कार्य है वो संचालित रहता है, वो कार्य संचालित इसीलिए रहता है क्योंकि एडिशनल जो उसको स्पेस चाहिए वो उसको सेकेंडरी स्टोरेज से प्रोवाइड हो जाता है वर्चुअल रैम की कॉन्सेप्ट की वजह से। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको समझना है वर्चुअल मेमोरी को और ये किस तरह से इंटरकनेक्टेड रहती है, कहाँ पाई जाती है, कहाँ इसको लगाया जाता है। तो इस हिसाब से ये फ्लो चार्ट आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर एक जो डिवाइस है वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब तक हम उस
डिवाइस को कि वो कहाँ कनेक्ट रहती है, किस तरह से कार्य करती है, फ्लो चार्ट के माध्यम से नहीं समझेंगे तो इस चीज़ को आप समझ नहीं पाओगे। आप इसको याद भले ही कर लें, और याद की हुई चीज़ क्या होती है कि आप बार बार भूल जाते हो, बार बार आपको रिट्राइव करनी पड़ती है, याद करनी पड़ती है। तो इस वजह से ये फ्लो चार्ट जितने भी मैं बनाता हूँ वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मददगार है, क्योंकि जो ह्यूमन जो माइंड होता है वो विजुअलाइजेशन वाली जो चीज़ें होती हैं उनको जल्दी ग्रहण करता है, जल्दी आसानी से याद रख पाता है। तो इन फ्लो चार्ट को ज़रूर आप अच्छे से देखें और बनाएं, प्रैक्टिस करें, जिससे हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आए और हर एक कॉन्सेप्ट को अपन जोड़ते चलते हैं, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट छूटे नहीं और आपका रिवीजन भी एक तरह से होता रहे। तो इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।